नमस्कार स्टूडेंट्स, लिसनर्स। पिछले लेक्चर से जो हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट किया हुआ है, उसी डिस्कशन में हम आगे डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक के लिए जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ एक स्पेसिफिक टर्म्स जो हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर में यूज करते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लाइक जैसे हमने एक स्पेसिफिक टर्म परमिटिव सेल और यूनिट सेल का हमने पीछे डिस्कस किया है, या विग्नर सीड सेल का हमने डिस्कस किया है, ट्रांसलेशन वेक्टर का हमने डिस्कस किया है। उसी के टर्म में कुछ और टर्म हैं जो हम जर्नली यूज करते हैं किसी भी क्रिस्टल सिस्टम या क्रिस्टल के बारे में। जब भी हम स्टडी करते हैं तब हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दीज टर्म, या यूजफुल भी कह सकते हैं, दीज टर्म आर वेरी वेरी यूजफुल फॉर आवर क्रिस्टल सिस्टम स्टडी। क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं आपसे बहुत बार, तो आज हम इसके बारे में ज़्यादा रिवीजन डिस्कस नहीं करने वाले। तो एक ये टर्म आएगी आपके पास, लेटिस कांस्टेंट। सिंपल से मीनिंग में अगर आप इसको समझना चाहें कि एक्चुअल में लेटिस कांस्टेंट होता क्या है, तो जस्ट सिंपल सा मीनिंग आपने याद रखना है कि ये आपके पास एक एटम है, ये आपके पास दूसरा एटम है। इनके सेंटर से लेके दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को हम ए बोलते हैं, लेटिस कांस्टेंट बोल देते हैं। ठीक है। मैथमेटिकली अगर हम डिस्कस करते हैं तो उसको इस फॉर्मेशन से हम लिखते हैं, दैट इज ए इक्वल टू स्मॉल n कैपिटल M डिवाइडेड बाई स्मॉल n a इनटू रो। यहाँ पे रो आपके पास डेंसिटी ऑफ लेटिस है, n नंबर ऑफ पार्टिकल है, m जो है मॉलिक्यूलर वेट है, और n जो आपके पास एवोगैड्रो नंबर होता है। ये किसी भी क्यूबिक लेटिस के लिए लेटिस कांस्टेंट निकालने का मेथड होता है ना। उसमें सिमेट्री ऑपरेशन, हम कितने सिमेट्रिक ऑपरेशन किसी भी क्रिस्टल में कर सकते हैं। बेसिकली सिमेट्री ऑपरेशन का मतलब ये होता है, ए सिमेट्री ऑपरेशन इज वन विच लीव्स द क्रिस्टल अनचेंज्ड सच एज ट्रांसलेशन, रोटेशन, रिफ्लेक्शन और इन्वर्सन। वेरी सिंपल सा मीनिंग आपने रिमेंबर रखना है कि किसी भी टाइप से, किसी भी डायरेक्शन से, किसी भी फॉर्मेशन से आप स्ट्रक्चर को या क्रिस्टल की स्ट्रक्चर को जब भी आप विजिबल करें, ऑलवेज आपको वो स्ट्रक्चर सेम विजिबल हो। मतलब उसके ऊपर ना ही ट्रांसलेशन का इफेक्ट हो, ना ही उसके ऊपर रोटेशन का इफेक्ट हो, ना ही रिफ्लेक्शन का, ना ही इन्वर्सन का इफेक्ट नहीं हो। ठीक है। तब उस क्रिस्टल को जो हम सिमेट्री क्रिस्टल बोलेंगे। मतलब दूसरे वे में अगर कहें, सपोज करो कि आपके पास हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को जैसे जैसे आप स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में लेके आते जाएंगे, ना ही तो उसमें कोई भी आपके पास गैप बचता है, ना ही उसमें कुछ भी ओवरलैपिंग होती है। तो इसका मतलब क्या है, वो 6 फोल्ड सिमेट्री है उनकी। मतलब जो सिमेट्री होते हैं, जितनी जनरली जो एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग होती है, जैसे यहाँ पे 5 फोल्ड सिमेट्री का एग्जांपल हमने लिया है। इन केस अगर हम 5 फोल्ड सिमेट्री की बात करते तो 5 फोल्ड में क्या होगा, आपको अनफिल्ड स्पेस मिलेगा। इन केस अगर आपके पास अनफिल्ड स्पेस आपको मिलता है, और जैसे हम क्रिस्टल की स्ट्रक्चर को विजिबल करते हैं विद द हेल्प ऑफ XRD और अदर करेक्टरिस्टिक्स टेक्निक्स, उस कंडीशन में यहाँ से आपको कुछ न कुछ जो है डिस्टरबेंस आपके आउटपुट में, या जो आप ग्राफ या फिर जो आप स्टडी करते हैं वहाँ पर आपको मिलेगी। और ये स्टडी का सीधा सा मतलब है कि वो जो आपके पास क्रिस्टल की स्ट्रक्चर है वो किसी न किसी फोल्ड सिमेट्री को वो पर जो है डिस्टर्ब है। डिस्टर्ब होने का मतलब जैसे यहाँ पर 5 फोल्ड सिमेट्री का एग्जांपल ले रहे हैं, तो सपोज करो ऐसा अगर आपको स्ट्रक्चर मिलती है, अब रेगुलर अरेंजमेंट तो है। सपोज करो कि आपके केस में, इस केस में अगर हम डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर देखो, ये है
स्ट्रक्चर है, एक यूनिट सेल है, इसको आप इग्नरसीट सेल भी बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर क्रिस्टल के लिए, बट ये सिमेट्री को फॉलो नहीं करता, 5 फोल्ड सिमेट्री को फॉलो नहीं करता है। तो 5 फोल्ड सिमेट्री को फॉलो नहीं करेगा तो इसका मतलब ये प्रॉपर क्रिस्टल भी नहीं होगा, इसका मतलब इसका ट्रांसलेशन कुछ न कुछ और होगा। रिफ्लेक्शन के केस में इसकी स्ट्रक्चर आपको अलग मिलेगी, इन्वर्सन के केस में इसकी स्ट्रक्चर आपको अलग मिलेगी। इन केस और फर्दर करेक्टराइज इसको अगर हम सपोज करो XRD से इसकी स्ट्रक्चर को डिफाइन करें, तो जहां पर ये ओवरलैपिंग है यहां से स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं होगी। सिमिलर केस जहां पर गैप है ये, जिसको हम अनफिल्ड स्पेस भी आप बोलेंगे, ठीक है, यूं भी कह सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास जो क्रिस्टल के एटम है वो प्रॉपर अरेंज्ड नहीं है, इम्परफेक्शन आप यहाँ पर इसको बोल सकते हो, डिफेक्ट आप यहाँ पर इसमें बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो है 5 फोल्ड सिमेट्री को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। नाउ एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ एटम in a unit cell divide by the volume of unit cell। अब इसका मतलब क्या है कि सपोज करो कि किसी भी क्रिस्टल में आपके पास 4 एटम हैं। अब 4 एटम होने का मतलब क्या है कि एक एटम जो होगा वो किसकी फॉर्मेशन में होता है, स्फीयर की फॉर्मेशन में होता है। तो सपोज करो कि स्फीयर का जो वॉल्यूम है, एक स्फीयर का वॉल्यूम आपने ले लिया, आपने ए कंसीडर कर लिया कि किसी एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना है, ए है। तो टोटल स्फीयर कितने हैं उसके पास, 4 हैं। 4 है तो इसका मतलब आपके पास उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4A। तो ये होगा आपके पास वॉल्यूम ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल, ठीक है। आगे डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब इसमें मीनिंग में डिफरेंस कैसे समझेंगे, अब इसको समझने के लिए आप क्या करें कि यहाँ पर हम बना लेते हैं क्या, 4 हमने ये बना लिए भाई, जिसके वॉल्यूम आपके पास हमने डिस्कस किया है कितना है वो वॉल्यूम, दैट इज एग्जाम्पल ले लिया, वो हमारे पास वॉल्यूम कितना 4A है। मतलब एक का वॉल्यूम आपके पास A था तो अगले का भी A है, अगले का भी A है, अगले का भी A है। तो टोटल हमने मान लिया कि टोटल वॉल्यूम कितना है इन एटम का, 4A है। अब आगे क्या लिखा है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब यहां पर आपको डिफरेंस समझना है कि इस केस में जब हमने पहले 4A जो वॉल्यूम डिवाइड लिया है, इसका मतलब क्या है कि इस एटम का वॉल्यूम है ये, जिसको मैंने बिल्कुल रेड कर दिया है, तो इस पार्ट का ये वॉल्यूम है, ठीक है। और इस पार्ट में जो है ये सेंट्रल जो वैकेंट है, जिसके बारे में अभी भी हम डिस्कस कर रहे थे, अनफिल्ड, यहाँ पर जो एयर गैप भी कह सकते हैं, इसको अनफिल्ड भी बोल सकते हैं। इस वॉल्यूम का कोई डिस्कस नहीं है, मतलब जितने एटम हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम है। आगे क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, डिवाइड करना किससे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, मान लो सपोज करो कि ये यूनिट है आपके पास टोटल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है, इस वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल में जो अनफिल्ड पार्ट है, इसका वॉल्यूम भी ऐड करना है आपने, ठीक है। चाहे वैसे एक जर्नल एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं कोई भी, जो वॉल्यूम ऑफ एटम ऑफ यूनिट सेल अगर आपके पास 4A है, जो गैप था जिसको हमने अनफिल्ड बोल दिया है, उसका वॉल्यूम सपोज करो कि 0.2 हो, कोई भी यूनिट हो सकती है इसके केस के लिए, ऐसा हमने कोई स्टैंडर्ड मेंशन नहीं किया, बट ये मेंशन जरूर है कि ये सेम यूनिट है दोनों की। तो नीचे वाले का वॉल्यूम कितना होगा, जाएगा आपके पास 4.2A। तो इसका मतलब
जो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर है वो 4a डिवाइडेड बाई में 4.2a है। ठीक है, तो जो आपके पास एटॉमिक पैकिंग फैक्टर है वो कहां से निकलेगा, जितना आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम है एक यूनिट सेल में। अगर हम सिंपल क्यूबिक की बात करें तो जनरली वहां पे आपके पास हम कंसीडर ले करके चलते हैं, मतलब निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, वो कितना करते हैं, एक आपके पास एटम है। ठीक है, बट इन केस वहां पर आपके पास एटम क्या है, बाउंडेड होते हैं, ज्वाइन होते हैं, बट इन केस अगर हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की बात करें तो आपके पास एटम टू एटम जनरली वहां पर ज्वाइन नहीं होते। ठीक है, तो स्लाइटली उन एटम्स के बीच में गैप जो है सिंपल क्यूबिक के कंपैरिजन में गैप जो है इंक्रीज हो जाता है। तो इसका मतलब जैसे ही वो गैप या अनफिल्ड स्पेस आता चलेगा इसका मतलब उस हिसाब से आपके पास एटॉमिक पैकिंग फैक्टर या जो है चेंज होता चला। क्यों चेंज होगा, क्योंकि गैप वहां पर चेंज हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम वहां पर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब ये सिंपल क्यूबिक है जो आपको जहां पर आप डायग्राम ये रेड कलर में विजिबल कर रहे हैं। ठीक है, सारे के सारे जो हैं क्यू ये जो आपके पास स्फीयर हैं एक दूसरे से क्या है, ज्वाइन है। कहाँ कहाँ ज्वाइन है, ये क्यूब के कॉर्नर पे ज्वाइन है। ठीक है, क्यूब के कॉर्नर पे ज्वाइन करने के लिए जो है हम कर लेते हैं इसको ब्लू कलर से। ठीक है, एक मिनट, ओके। ठीक है, अब यूं कह लीजिए कि दिस इज, ठीक है, सिमिलर केस बैकवर्ड डायरेक्शन में भी कोई कुछ न कुछ आपको विजिबल ये हो रहा है। ठीक है, और इन सभी के कॉर्नर को अगर आपने ज्वाइन कर दिया तो ये बन जाएगा आपके पास क्यूब। और क्यूब के एवरी कॉर्नर, दिस इज कॉर्नर, दिस इज कॉर्नर, दिस इज कॉर्नर, दिस इज कॉर्नर, दिस वन, दिस वन, दिस वन और दिस वन इज इन इंटरनल साइड दैट यू आर विजिबल। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास यहाँ पे जो है 8 स्फीयर जनरली आप विजिबल कर रहे हैं, पर एक कॉर्नर के साथ जो है शेयरिंग कितनी है, 1/8 की ही आपके पास शेयरिंग है यहाँ पर। ठीक है, नाउ अब कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 होता है। 6 का मतलब ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि इसके नज़दीक से नज़दीक जो है कितने एटम हैं। अब यहाँ पे ये डायग्राम में आप विजिबल कर रहे हैं जो आपके पास रेड वाला पार्ट है जिसको मैंने ब्लू से सर्कल कर दिया। ठीक है, ये एटम है, इसके नियरेस्ट में कितने एटम हैं, 2 इसके अप डाउन में और 4 इसके साइड में। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। इन केस अगर हम इसके रेडियस की बात करें तो जनरली ये आपके पास पार्ट जो है मैंने सबसे पहले विजिबल किया था। ठीक है, ये सेंटर है एटम का, ये भी एटम का आपके पास क्या है, सेंटर है। ठीक है, और इन दोनों का सेंट्रल पार्ट ये है, ये दोनों आपस में क्या है, इस फॉर्मेशन से ज्वाइन किए हुए हैं। अब इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट क्या हुआ, इसकी रेडियस। सिमिलर केस यहाँ से यहाँ तक का भी रेडियस, मतलब r प्लस r इज इक्वल टू a, दैट इज 2r। ठीक है, एक की रेडियस अगर हम उसको कंसीडर कर लिया r, ये सबका साइज इक्वल है तो दूसरे की भी क्या होगी r, तो आपके पास एक किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 ऑफ r के बराबर हो जाएगा। APF वही नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, APF अगर आप निकालेंगे तो जो है वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई कॉन्स्टेंट है, r किसके बराबर था,
हमारे पास जो हमने निकाला था दैट इज ए इक्वल टू 2 ऑफ R। सो R इज इक्वल टू A/2। A/2 का मतलब 0.5A, R क्यूब है तो 0.5A का क्यूब। और आइटम कितने होते हैं इसमें, जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई में 4/3 पाई मल्टीप्लाइड बाई में R³ दैट इज 0.5A। इसका वॉल्यूम कितना होता है इस क्यूब का, दैट इज इक्वल टू A³। तो इन सभी को अगर आप कैलकुलेट A³ से A³ के कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब आप एक जो कैलकुलेशन करें 4/3 पाई मल्टीप्लाइड बाई 0 इंटू में, सॉरी बाई मिस्टेक, 4/3 इंटू पाई इंटू 0.5, इनकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, APF आपके पास निकल के आ जाएगा। और APF की जो कैलकुलेशन निकल के आएगी, ये निकल के आएगी 0.52, या यूँ कह लीजिए परसेंटेज में निकालेंगे तो पैकिंग कितनी निकल के आएगी, दैट इज ये जो होगा 52%। मतलब इसमें से जो है 52% जो है फिल्ड है ये, बाकी इसमें क्या है, एयर गैप है। ठीक है। नाउ बॉडी सेंटर्ड के केस में, बॉडी सेंटर्ड के केस में सीधा सा मतलब है कि एक एटम और यहाँ पर बढ़ जाएगा। ठीक है, एटम कितने हो जाएंगे, 2। ठीक है, एक सेंटर वाला और एक वैसे, तो मतलब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/3 पाई R³ हो जाएगा डिवाइड में A³। ठीक है, एटॉमिक रेडियस, अब यहाँ पे R आपको निकालनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर तो क्या था, एटम से एटम ज्वाइन थे यूं, बट जब सेंटर में एक एटम और आ जाएगा तो ये वाला जो है गैप जो है इंक्रीज हो जाएगा। अब सबसे पहले जो है इस वाले गैप को आपने निकालना पड़ेगा, वो इस फॉर्मेशन से आप निकाल लेंगे। ठीक है, इस फॉर्मेशन से निकालने के लिए अब यहाँ पर क्या है, जो वाइट कलर में है ये बॉडी वाला एटम है, ये वाला एटम है आपके पास, और यहाँ पर इसका तो पूरा का पूरा डायमीटर है, तो इसका मतलब दैट इज 2R प्लस R प्लस R, मतलब इसकी लेंथ जो होगी दैट इज, ये लेंथ आपके पास 4R रहेगी। तो उसके बिहाफ पे आप ये कैलकुलेशन करेंगे, और ये कैलकुलेशन एटॉमिक रेडियस जो आपके पास इतनी निकल के आएगी। ठीक है, R इज इक्वल टू A मल्टीप्लाइड बाई 3⁻⁴ मतलब √3 डिवाइडेड बाई में 4 आप ये यहाँ पर निकाल भी रखी है। ठीक है, वही कैलकुलेशन का पार्ट यहाँ पर बना रखा है उन्होंने, मैंने, तो इस हिसाब से अगर आप इसको निकालेंगे तो आप इसकी कैलकुलेशन को इजीली कर पाएंगे एक ट्रायंगल के मेथड से। ठीक है, ये लेंथ जो है, लेंथ जो मैंने निकाली थी आपके पास 4R दैट इज इक्वल टू कितनी निकल के आएगी, √3 इंटू में ये आपके पास निकल के आएगी। ओके, नाउ APF अगर आपने निकालना हो तो R की वैल्यू जो आपके पास सिंपल क्यूबिक के केस में 0.5A थी, वो इसमें चेंज हो जाएगी, और R³ था तो उसका क्यूब हो जाएगा। एटम जो है 1 से किस में चेंज हो गए थे, 2 में, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। और आपके पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के केस में ये जो कैलकुलेशन आएगी दैट इज इक्वल टू 0.68, मतलब 68% ये फील्ड आएगा। नाउ सिमिलर केस फेस सेंटर्ड क्यूबिक में, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में अब कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब नियरेस्ट नेबर कितने हो जाएंगे, इसके 12 हो जाएंगे, क्योंकि एक एटम पे जो है नियरेस्ट नेबर जो होंगे कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। इसको वैसे भी अगर आपने देखना हो तो आप इस फॉर्मेशन से देख सकते हैं इसमें,
जैसे मान लो किसी भी एटम को आप कंसीडर कर ले, मान लो आपने ये कंसीडर कर लिया तो ये नियरेस्ट हैं, 3 ये हो गया आपके पास, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक सामने आएगा, ठीक है। सिमिलर केस इतने फिर दूसरे के हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब 6 तो इसी में हमने दिखा दिए और 6 इसके साथ में जो लगेगा उसके हो जाएंगे। तो आपके पास इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। एटम फेस के एटम 3 इंक्रीज हो गए, एक एटम इसके पास है, तो टोटल यहाँ पर एटम कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। मैंने पहले भी आपको कैलकुलेट करके बताया। एटॉमिक रेडियस वही ट्रायंगल के मेथड से आप निकालेंगे एटॉमिक रेडियस। तो जो रेडियस यहाँ पे क्लोज निकल के आएगी दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू में ए, ये लेंथ आपके पास निकल के आएगी, ठीक है। और रेडियस निकल के आए स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई में 4r, क्योंकि 4r की वैल्यू कितनी निकल के आई थी आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू में ए, तो r किसके बराबर निकल के आएगा, स्क्वायर रूट 2 इंटू में ए। 4 एटम थे, ये 4 पाई आर क्यूब, आर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है, तो आपके पास पैकिंग आएगी जो है दैट इज 0.74। परसेंटेज में अगर आप निकालेंगे तो दैट इज 74% जो है ये स्ट्रक्चर पैक्ड होती है, बाकी जो है एम्प्टी ये रहती है, मतलब यहाँ पर एयर रहती है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।